नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो धामी सरकार का फरमान सामने आया, कांवड़ यात्रा में अब अशुद्ध खाना नहीं बिकेगा। तो दुकानदार को पहचान बताना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दुकानों पर अपनी आईडी प्रदर्शित करनी होगी, नाम और लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा। तो निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए। यात्रा मार्गों पर हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा। छोटे व्यापारियों और ठेले फड़ वालों को भी फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। तो निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और के साथ साथ दुकानों में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने कहा कि बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आए? चारधाम यात्रा में शुद्ध भोजन श्रद्धालुओं को परोसा जाए, इस लिहाज से ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो ये बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, राज्य में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकानें लगाएंगी, जो फूड संबंधित जो दुकानें यहाँ पर लगेंगी, उनमें फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी होगा। साथ ही साथ बिना लाइसेंस के जो खाद्य सामग्री बेचने पर सख्ती बरती जाएगी और उसके साथ ही 2 लाख तक का जो जुर्माना है वो यहाँ पर रखा गया है। शासन में जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उस पर अभियान चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो मेला अधिकारी हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी होगी, जो नोडल अधिकारी होंगे उनकी विशेष जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। हजारों हजार लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनकी सेहत को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है ताकि उनकी सेहत के साथ किसी तरह से कोई खिलवाड़ न किया जा सके। जी बिल्कुल। और चाहे वो चारधाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, सरकार की हमेशा से हरीश मंशा यही रही है कि श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानियों का सामना यहाँ पर हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी लिहाज से भी की जा रही हैं ताकि उत्तराखंड जो कि जाना जाता है धार्मिक नगरी के रूप में, उसे और बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके और दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए और ज़्यादा सहूलियतें यहाँ पर बनाई जा सके। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अगर हम कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, यानी कि क्षणिक व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन अगर हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूत व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं ताकि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्हें सरकार बेहतर व्यवस्थाएं दे सके। और उसके साथ साथ ही अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा में भी तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। और इसके साथ ही जो मेला अधिकारी हैं उनको भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि किसी भी हाल में कोई दिक्कत जो कांवड़ यात्री है उनके सामने ना आए। तो इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो फूड है वो भी बेहतर तरीके से लोगों को मिल सके, खान पान की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से हो सके, स्नान की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को सरकार पहले ही दुरुस्त करना चाह रही है और इसी के लिए लगातार मीटिंग भी की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं और बैठकों में जो अधिकारी हैं उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बार की अगर बात करें तो एक बड़ा सख्त निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि अगर बिना फूड लाइसेंस के अगर कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री बेचता अगर पाया गया तो उससे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। नंदा राजजात यात्रा पर पड़ने वाले पुलों का ऑडिट होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में होने जा रही नंदा राजजात यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 12 साल बाद नंदा देवी राजजात यात्रा होती है। इस साल 4 लाख यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है, आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने का काम भी किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस यात्रा के बीच पड़ने वाले सभी पुलों का ऑडिट होगा। 12 साल के बाद ये यात्रा होती है। इस साल 4 लाख यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने का भी काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और नंदा राजजात यात्रा पर पड़ने वाले पुलों का ऑडिट अब कराया जाएगा। बड़ी खबर, प्रदेश में नंदा राजजात यात्रा होने जा रही है। में एक बार ये यात्रा होती है। वहीं श्रद्धालुओं को मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। मनसा देवी रोपवे सेवा 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बंद रहेगी, जबकि चंडी देवी रोपवे सेवा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक बंद रखी जाएगी। तो संचालक कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड के महाप्रबंधक ने बताया कि ट्रॉलियों की जांच, केबल बदलने और अन्य जरूरी मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। हर 6 महीने में यह नियमित मरम्मत की जाती है। तो उषा ब्रेको कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि रोपवे सेवा पिछले 4 दशक से अधिक समय से बेहतर सेवा का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से कोई हादसा या किसी यात्री की जान जोखिम में नहीं पड़ी है। सफल संचालन के चलते ही उनकी कंपनी को इस सेवा दायित्व को दिया गया है। कांवड़ में यात्रियों की संख्या इस कदर बढ़ती है कि कई घंटे वेटिंग में रहकर लोगों को उपयुक्त साधन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में इसकी मेंटेनेंस भी बेहद जरूरी हो जाती है। तो चंडी देवी में अर्धवार्षिक मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसके चलते कुछ दिनों तक रोपवे की सुविधा श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएगी और श्रद्धालुओं को पैदल ही इन मंदिरों की यात्रा करनी होगी। उषा ब्रेको लिमिटेड पिछले 44 सालों से मनसा देवी रोपवे और पिछले 28 सालों से चंडी देवी रोपवे को अनवरत चलाती आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, हर वर्ष की तरह इस बार भी मनसा देवी रोपवे अर्धवार्षिक रखरखाव के लिए 2 जुलाई से और 5 जुलाई तक बंद रहेगा। उसके बाद चंडी देवी रोपवे 7 जुलाई से और 10 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान कंप्लीट टेक्निकल मेंटेनेंस दोनों रोपवे की जाएगी। उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश कुछ क्षेत्रों में लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा कुपड़ा कुंसाला त्रिकली मोटर मार्ग पर स्थित मोटर पुल की अप्रोच भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। यमुनोत्री क्षेत्र में बीते रविवार रात को बादल फटने और अतिवृष्टि होने के कारण मोटर पुल आवाजाही के लिए बंद हो गया। अब मोटर पुल की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि अगर शीघ्र इसका उपचार नहीं किया जाता तो किसी भी समय ये करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल धराशायी हो सकता है। वहीं ये मोटर पुल अब पूरी तरह खतरे में आ गया है। पुल की एक तरफ से अप्रोच खाली हो चुकी है और पुल सिर्फ खूंटे के सहारे खड़ा रह गया है, जिससे ग्रामीणों को अब आवागमन करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार बड़कोट के माध्यम से पुल की मरम्मत करने सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा है। तो कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अवरुद्ध हो रहे मार्गों पर जेसीबी मशीनों की तैनाती समेत संबंधित विभागों से मार्ग सुचारू करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाने की मांग पूर्व प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत ने की। उन्होंने कहा कि चौबट्टा खाल क्षेत्र के लोगों को कोटद्वार जाने में आजकल जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जगह जगह बने लैंडस्लाइड जोन लोगों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। रोड के बाधित होने पर तत्काल प्रभाव से सड़कों को खोलने के इंतजाम होने चाहिए, जिसको लेकर संभावित लैंडस्लाइड जोन पर जेसीबी तैनात होनी चाहिए और मलबा आते ही उसे हटाकर मार्ग को सुचारू करवाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करें जो कि आपदा दुर्घटना के साथ साथ ऐसी स्थिति आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित आवागमन में सहायता भी प्रदान करे।
जैसे कि आप देख रहे हो कि विगत 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी हो रही है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तो आज जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुत ही डेंजर जोन जो हमारे जो चौटा खाल के लोग आते हैं, आज कोरदार में भी जो है कोरदार से आगे पुल टूट गया है। और उसके बाद जो है कोरदार और दुगड्डा के बीच में जो खतरा बना है वो बहुत ही खतरनाक हो रखा है। और कुछ ही दिन पहले जो है सतपुली और जो गुमखाल में जो नया एनएच का जो काम चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे डेंजर जोन हो रखा है। और उस डेंजर जोन में कुछ ही दिन पहले हमारे पोखरा की एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी और बाल बाल बचे वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं लोक निर्माण विभाग से और मैं नेशनल हाईवे जो हमारा डिवीजन है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई जो भी डेंजर जोन है उनको जब भारी बारिश हो रही है, एक तो वहां पे जो है आवाजाही बंद। उधर हरिद्वार के बहुचर्चित बीजेपी नेत्री के अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने के मामले में अब कई स्थानीय नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर हरिद्वार के एसएसपी ने मामले की बारीकी से जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसपी सिटी की अगुवाई में बनाई गई 8 सदस्यीय एसआईटी मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में प्रकरण में शामिल रहे अन्य नेताओं का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है। एसएसपी का कहना है कि इस मामले में पुलिस बिना किसी दबाव के ठोस जांच पड़ताल कर रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी बहुत जल्द चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कहीं पर भी कोई ऐसा दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम दिन से ही ये था कि आप इसकी बिल्कुल गहनता से जांच करें। जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी इसमें जो पीड़िता द्वारा जिन भी लोगों को बताया गया था उनकी तत्काल अरेस्टिंग की गई। तीनों की अरेस्टिंग करके तीनों ही अभी हिरासत में हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। और इसमें जो साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई है, क्योंकि मामला बड़ा था और इसमें और ज़्यादा हमारे संसाधनों के लगने का अनुमान था, इसलिए डीजीपी साहब की ही निर्देश पर पीएचक्यू के स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया है। और इसमें जो भी साक्ष्य संकलन किया जाएगा बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर इसको लेके। उधर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार में बीजेपी नेत्री द्वारा अपनी बेटी से रेप कराने के मामले में पीड़ित बच्ची से मुलाकात कर उसका हाल जाना। पीड़ित बच्ची से मिलने के बाद महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच कराने का आग्रह किया। एसएसपी की ओर से कांग्रेस नेतियों को प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठन के बारे में जानकारी दी गई और निष्पक्ष जांच के लिए आश्वस्त भी किया गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मामले में जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची काफी डरी हुई है और मानसिक तौर पर अस्थिर है, इसलिए उसके रिलीफ के लिए भी प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। एक महिला होने के नाते एक बच्ची के साथ जिस तरीके की घटना घटी उसके कुछ कंसर्न थे, तो फिर मैंने एसएसपी हरिद्वार को उनको फ़ोन करा। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और उस बच्ची का एक कोई डर था, कोई कंसर्न्स थे, उसके बारे में मेरी बात हुई। बस यही हम लोगों ने उनसे बोला और वो खुद भी इस चीज़ को असर कर रहे हैं कि जो विवेचना है वो सही डायरेक्शन में हो रही है और हम उम्मीद करते हैं उस बच्ची को न्याय मिले। जो बच्ची के मन में थोड़ा सा डर है वो नहीं होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में एक बार। उधर हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले के लिए सरकार ने इस बार बजट डबल कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन और तमाम विभागों की मांग के अनुसार करीब 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त जिला प्रशासन को जारी जा चुकी है। ये बजट पिछले साल के मेले की तुलना में लगभग दोगुना है। कांवड़ मेला 2024 करीब 5 करोड़ की लागत से संपन्न कराया गया था, लेकिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए जाने वाले इंतजामों के लिए इस बार ज्यादा बजट की मांग की गई थी। डीएम का कहना है कि इस बजट से सड़क, पेयजल, बिजली, टॉयलेट और बैरिगेटिंग लगाने जैसे काम कराए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के क्रम में 4.5 करोड़ जनपद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विभागों को भी अपने अपने हेड्स में धनराशि, जैसे जिला पंचायत अपने मद से कर रहे हैं, यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी आदि भी अपने कार्य कर रहे हैं। तो धन की कोई भी कमी नहीं है और साथ ही रिसोर्सेज टाइमली हमको मिल गए हैं। तो उसी क्रम में अभी सभी डिपार्टमेंट्स लगातार काम कर रहे हैं और हम कोशिश करें 5 से 6 जुलाई तक जो भी हमारे मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसका निरीक्षण करेंगे, जो भी कमियाँ होंगी फिर उसको। उधर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को जनपद हरिद्वार को 1 साल के अंदर टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य दिया है और मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद को मीजल्स, रूबेला, टीबी से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हरिद्वार को टीबी से मुक्त कराने के लिए 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में मिजल्स, रूबेला और टीबी मुक्त भारत को जो भी लक्ष्य और कार्य योजना निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार सभी अधिकारी धरातल पर काम करें। तो हरिद्वार जिलाधिकारी ने कीचड़ भरे, उबड़ खाबड़ और कटीली झाड़ियों वाले रास्तों पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर ढांढेरी कुआं खेड़ा के मध्य बने सोनाली नदी तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तटबंध की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग के अभियंता को तत्काल एस्टीमेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एस्टीमेट तत्काल प्रस्तुत करने के साथ ही कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया जाए, ताकि संभावित खतरे को बढ़ने से रोका जा सके। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी नदी के बहाव, नदी से भू कटाव सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। देखिए, यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गाँव वासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था। उसका निरीक्षण किया गया, क्या काम होने और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है ताकि कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो। उधर हरिद्वार से करीब 10 किलोमीटर दूर लक्सर रोड पर गंगा किनारे बसे गांव अजीतपुर का शमशान घाट 2013 की आपदा में बह गया था। इस शमशान घाट पर कुल 5 गांव की आबादी अपने मृतकों के अंतिम के लिए पहुंचती थी। नमामि गंगे योजना के तहत ग्रामीणों की मांग पर शमशान घाट बनाने का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप और अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्माण को अधर में ही छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इससे शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। 2014 में शुरू हुई नमामि गंगे योजना के तहत हरिद्वार में तमाम गंगा घाट और कुछ जगहों पर शमशान घाट भी बनाए गए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अजीतपुर ग्राम पंचायत का शमशान घाट अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। लोगों को ये समस्या आ रही है जी, जैसे वर्षा होगी और गांव का कोई भी व्यक्ति मर जाए, ऐसे में कहाँ फूंक सका जब कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। अगर हम लकड़ी ले जाते हैं, लकड़ी गिल्ली हो जाती है, वो मुर्दा नहीं फूकता। अगर 3 दिन वर्षा होगी तो 3 दिन तक वो मुर्दा नहीं फूकने का। 2013 में जो शमशान घाट बना हुआ था वो पानी से बह गया था सर, ठीक है। वो पानी से बहने के कारण दोबारा शमशान घाट निर्मित नहीं हुआ। हम मांग क्या करनी, हमारा शमशान घाट बनना चाहिए। जो ये प्रधान दीवान आज तक बने, इन्होंने कभी शमशान घाट हमारा कोई रोल नहीं रखा। ये कैसे हो जाएगा, बारिश में लकड़ी भीग तो मुर्दा कहाँ फूकेगा, बताओ कहाँ फूकेगा। जब शमशान घाट नहीं बनने का तो बारिश होगी या आज होगी और मुर्दा हमने चिता पर ला कर रख दिया तो बारिश में कैसे भीग जाएगा वो। देखिए, ये मैटर आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित तौर पे इसका मैं एक बार इंस्पेक्शन कराऊंगा और जो भी कार्य आगे किए जाना होगा, भले वो नमामि गंगे योजना से हो या अन्य किसी योजना से हो, और जो आम जनता की वहाँ पे समस्याएं हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और जो इसमें बैठक बुलाई है जिसमें जिला गंगा समिति के सभी मेंबर्स, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, गैर सरकारी लोग भी हैं, वो बैठेंगे। उधर पौड़ी के प्रभारी निरीक्षक अभिसूचना पंकज कोटियाल को उनके उत्कृष्ट सेवा काल के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पंकज कोटियाल के कंधों पर पुलिस उपाधीक्षक का बैज लगाया। यह क्षण केवल एक पदोन्नति नहीं बल्कि उनकी वर्षों की निष्ठा, सेवा और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की औपचारिक पहचान है। इस दौरान एसएसपी द्वारा अब तक पंकज द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गई और विश्वास व्यक्त किया गया कि वो आने वाले समय में भी पुलिस विभाग की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित होटल में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापामार कर देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया। मौके से 4 महिलाएं और 3 पुरुष पकड़े गए, जबकि होटल मालिक फरार है। पुलिस के मुताबिक दलाल नितिन अन्य राज्यों से लड़कियां बुलाकर रैकेट चला रहा था, जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पहले भी इस होटल पर कार्रवाई हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ऐसे होटलों को संरक्षण कौन दे रहा है और ये धंधे कब तक चलते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि होटल मालिक कब गिरफ्तार होगा और पुलिस उसे पकड़ने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। तो हरिद्वार के भाद्राबाद थाना क्षेत्र में कांवड़ियों ने गंगाजल खंडित होने पर जमकर हंगामा किया। पतंजलि योगपीठ के पास सड़क किनारे रखी कांवड़ से
टेम्पो की हल्की टक्कर हो गई, जिससे नाराज कांवड़ियों ने टेम्पो चालक को बेरहमी से पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख कांवड़िए मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसा बवाल प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, तो पुलिस अब हमलावरों की पहचान में जुटी है। तो जनपद टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासखंड कार्यालय कीर्तिनगर पहुंचे। ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के पलायन प्रभावित गांव के लिए सरकार द्वारा रिवर्स पलायन को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं गांव वापस लौटते प्रवासियों के लिए आजीविका का साधन भी बन रही हैं। उन्होंने बताया कि पलायन प्रभावित गांव खोगचा और राजस्व ग्राम पांडव का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के आश्वासन भी दिए। तो उन्होंने बताया कि बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत बागवानी, सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मौन पालन आदि की जानकारी भी दी गई। साथ ही NRLM से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने के भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सरकार रिवर्स प्लान को लेकर योजनाओं के जरिए रिवर्स पलायन कर लौटे लोगों को सुदृढ़ करने का काम कर रही है, ताकि वो अन्य प्रवासियों के लिए भी एक मिसाल बने। मुख्यतः उत्तराखंड के जो पलायन प्रभावित गांव हैं उसमें रिवर्स पलायन के नाम पर बहुत सारी सरकारी स्कीमें और बहुत सारा शासकीय प्रयास किया जा रहा है। आज भी एक जो पलायन प्रभावित गांव है वहां जो हमारे प्रवासी वापस आए हैं उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया हुआ एक गांव है उसमें है, और इसी सिलसिले में आज कीर्तिनगर ब्लॉक का भ्रमण और इस क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि जो उनकी परिस्थितियां हैं उनके लिए और क्या शासकीय मदद की जा सकती है इस सापेक्ष यहाँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।